नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन पर, जिसे आप अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एसिड रेन क्या होता है, ऐसे कौन से सिचुएशन या कंडीशन क्रिएट होते हैं कि साधारण वर्षा के जल में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। फिर आपको हम ये भी बताएंगे कि एसिड रेन से लिविंग और नॉन लिविंग चीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ताजमहल का जो रंग है वो हल्का पीला क्यों होता जा रहा है। सारे तत्वों पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना है तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रखा है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे, क्या है एसिड रेन। तो जब सामान्य वर्षा के जल में एसिड की मात्रा सामान्यता से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। अब सामान्यता से ज्यादा का मतलब क्या होता है? क्या नॉर्मल जो बारिश का पानी होता है उसमें एसिड पाया जाता है? जी बिल्कुल पाया जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो नॉर्मल बारिश होती है उसमें एसिड नहीं होता, उसमें भी एसिड पाया जाता है। वो एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाया जाता है, क्योंकि जब ये CO2 जाकर के वर्षा के जल में मिलते हैं तो कार्बनिक एसिड बनाते हैं, और इसी कार्बनिक एसिड की वजह से जो नॉर्मल पानी होता है बारिश का वो भी थोड़ा एसिडिक हो जाता है। तो इसलिए आप देखे होंगे कि जो साधारण वर्षा का जल होता है उसमें जो उसकी पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 5.6 होती है। अगर ये एसिडिक ना होता तो इसकी पीएच वैल्यू 7 होती, लेकिन इसका पीएच वैल्यू 7 नहीं होता, बल्कि साधारण वर्षा जल का जो पीएच होता है वो लगभग 5.6 के समथिंग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो साधारण वर्षा का जल है ये थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता। इस वजह से साधारण वर्षा के जल को हम एसिड रेन नहीं बोलते हैं। लेकिन जब इसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी इसकी जब पीएच डाउन हो जाता है लगभग 5.4 के समथिंग आ जाता है, तो उसे हम एसिड रेन नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एक, साधारण वर्षा के जल का जो पीएच होता है वो लगभग 5.6 के समथिंग होता है, और जो एसिड रेन होता है उसका जो पीएच होता है वो लगभग 5.4 के समथिंग हो जाता है, यानी इसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये पीएच क्या है, तो ये भी आप जान लीजिए। पीएच एक प्रकार का स्केल होता है जिसके माध्यम से हम ये पता करते हैं कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या कितना न्यूट्रल है। इसके लिए हमें ये चीज जानना होगा कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 आ रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये उदासीन है, न्यूट्रल है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम आ रही है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, और अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आ रही है तो हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक है। तो ये चीजें आपको मोटे मोटे तौर पर याद रखनी है जिससे आप पीएच को समझ पाएं। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन से सिचुएशंस या कंडीशन क्रिएट होते हैं कि नॉर्मल वर्षा के जल में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए, इसके लिए एक सिंपल लॉजिक है, अगर आपको हम बताएं तो वो है एयर पोल्यूशन। जो इतना ज्यादा हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है यही वजह है कि हमारे साधारण वर्षा के जल को ये एसिडिक बना देता है, उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो चलिए हम समझते हैं एयर पोल्यूशन को, क्योंकि जब तक आप एयर पोल्यूशन को नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि साधारण वर्षा के जल में एसिड की मात्रा कैसे बढ़ जाती है। अगर हम आपसे पूछें कि शुद्ध एयर क्या होता है तो आप ये बोलेंगे कि जो हमारी वायु होता है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कि उसमें पाया जाता है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 21% पाया जाता है। इसके अलावा अन्य गैसेस भी पाई जाती हैं जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये 0.03% पाया जाता है। उसके अलावा आर्गन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है। अगर ये एक समान परसेंटेज में है, एक समान अनुपात में है, तो हम ये बोलते हैं कि ये हमारी जो वायु है ये आदर्श स्वच्छ वायु है। हम ये बोल सकते हैं कि इसे हम शुद्ध एयर कह सकते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, जब इस एयर में मिलावट आ जाता है, बहुत विषैली जो गैसेस होती हैं जब आकर के इन एयर में मिल जाती हैं तो हमारी एयर की क्वालिटी घटने लगती है। इसी को कहा जाता है एयर का पोल्यूशन होना। एयर पोल्यूटेड हो जाता है, बहुत सारी विषैली गैसेस इसमें आकर के शामिल हो जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया कि शुद्ध एयर क्या होता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है। देखिए दोस्तों, एयर पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं जिनके माध्यम से जो एयर है वो पोल्यूटेड होता है। उसमें सबसे बड़ा जो कारक आता है वो ये है आपका व्हीकल। आप आज के टाइम आप देख रहे होंगे
कि व्यक्ति के पास बहुत सारे व्हीकल्स हो चुके हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रक हो, ऐसे बहुत सारे संसाधन का इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में इंसान कर रहा है। चूंकि करना भी चाहिए, लेकिन इसका जब अतिरेक हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जब इसका इस्तेमाल होने लगता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम इसको समझते हैं। जो भी हम व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, उनको चलाने के लिए हमें फ्यूल का इस्तेमाल करना होता है। हम पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या सीएनजी हो गया, ऐसे जो कार्बनिक जो फ्यूल्स होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं अपने गाड़ी को चलाने के लिए। तो होता क्या है कि जब गाड़ी चलती है तो ये फ्यूल जो होते हैं ये बर्न करते हैं। जब ये फ्यूल बर्न करते हैं तो आपके व्हीकल को एक एनर्जी मिलती है, जिसके माध्यम से व्हीकल आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन साथ ही साथ इनमें बहुत सारी विषैली गैसेस जो होती हैं एग्जॉस्ट पाइप से बाहर की तरफ निकलती हैं धुएं के माध्यम से। यही जो विषैली गैसेस निकल रही हैं, जब आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, यही विषैली गैसेस निकल करके हमारे वातावरण में आती हैं और हमारी हवाओं के साथ मिक्स होती हैं और हमारे शुद्ध एयर की क्वालिटी की भी घटा देती हैं, और इस तरीके से एयर जो है वो पूरी तरीके से पोल्यूटेड हो जाता है। अब जब ये ईंधन बर्न करता है तो इसमें बहुत सारी विषैली गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत विषैली गैस होती है। आप जानते हैं कि ये मानव हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर ये डालता है। ये मानव के ब्लड में ऑक्सीजन वहन की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है, और बहुत खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एग्जॉस्ट पाइप से बाहर की तरफ निकलती है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके की जो गैसेस होती हैं, ये वाहन की फ्यूल जलने पर ये गैसेस बाहर की तरफ आती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा हमें समझना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तब निकलती है जब आपका फ्यूल प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं कर पाता। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज जब जलता है उसके लिए जरूरी है पर्याप्त ऑक्सीजन। अगर उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है तो वो कंप्लीट तरीके से जल जाता है, लेकिन अगर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो चीजें अच्छी तरीके से बर्न नहीं कर पाती। लिहाजा उसमें बहुत सारी जो गैसेस होती हैं वो निकलने लगती हैं, जिसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मुख्य है। तो पेट्रोल या डीजल जलने पर ही कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता, बल्कि अगर आप कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, या आप उपला वगैरह अगर आप जला रहे हैं, तो उनमें भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो निकलता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कोई फ्यूल जलता है, तब वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। लेकिन अगर वहां पर ऑक्सीजन कंप्लीट मात्रा में है और कोई फ्यूल बर्न कर रहा है, तो वो CO2 बन जाता है। CO2 का मतलब ही होता है कि जो कंबंशन हुआ है वो कंप्लीट तरीके से हुआ है, वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में था। तो जो CO2 जनरेट हो रहा है वो भी आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपका फ्यूल अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन जो है वो अच्छा खासा वहां पर प्रेजेंट है, तो वहां पर CO2 बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल तुरंत कम हुआ और फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो पाया, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर के बाहर निकलता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आप देखेंगे तो इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड तब बन पाता है जब हमारे पेट्रोल या डीजल में जो सल्फर होता है, जब वो बर्न करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि इसमें नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है वो भी निकलता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बनता है ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट करते? क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये बॉन्ड नॉर्मल टेम्परेचर पर ब्रेक नहीं होते हैं। इनको ब्रेक होने के लिए एक ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो होता क्या है कि जब आपकी गाड़ी जो है चलती है और आपका इंजन जो है वो हीट होता है, और हीट होते होते लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है, तो गाड़ी की इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने लगते हैं, क्योंकि उतना टेम्परेचर वो सहन नहीं कर पाते, और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जैसे ही आपके एग्जॉस्ट पाइप से बाहर की तरफ आता है, ये पुनः ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे बनता है तो हम इसी के कंबाइंड रूप को, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस हमारा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इन्हीं की कंप्लीटली समूह को हम नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल देते हैं। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है ये स्मॉग वगैरह बनाती है। आप देखे होंगे जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो कोहरा जैसा दिखने लगता है, बहुत फॉग जैसा दिखने लगता है। ये जो फॉग दिखता है, विजिबिलिटी जो हमारी कम करता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। और यही जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये
साधारण वर्षा के जल में अम्ल को बढ़ाने में मेन रोल अदा करता है। तो दो जो यहाँ पर गैसेस होती हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये दोनों गैसेस जो होती हैं ये अम्लीय वर्षा में अम्ल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा रोल अदा करती हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो केवल व्हीकल ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो एयर को पोल्यूट करती हैं। जैसे अगर हम दूसरी चीज को जानने या समझने का प्रयास करें तो देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो आज के डेट में आप देखेंगे बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन इंडस्ट्री या फैक्ट्री को चलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी की जरूरत पड़ती है। ये जो मशीनरी भी होती है ये फ्यूल के माध्यम से चलती हैं। ये कोयले का इस्तेमाल करती हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, या हमारे जो नेचुरल गैसेस होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, बायोमास का इस्तेमाल करती हैं। तो बहुत सारे फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं, तब ये जाके मशीनरियां चलती हैं। जब ये मशीनरियां चलती हैं तो यहाँ से भी विषैली गैस बाहर की तरफ निकलती है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ से भी गैसेस निकल करके हमारे वातावरण में जो गैसेस होती हैं उनके साथ जाकर के मिलती हैं और उसे प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है, जहां पर बिजली बनाई जाती है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले का इस्तेमाल जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जिससे बिजली को बनाया जा सके। तो बिजली के बनाने के लिए जो है वहां पर अधिक मात्रा में कोयले का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जब कोयला बर्न करता है तो वहां से भी विषैली गैसेस जो है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो है अधिक मात्रा में निकलती हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज आप देखे होंगे, जैसे कूड़ा करकट को जलाना। जब आप कूड़ा करकट जलाते हैं तो भी वहां से बहुत विषैली गैसेस जो है बाहर की तरफ जाती हैं। प्लास्टिक जलाते हैं तो भी गैसेस जो है बाहर की तरफ जाती हैं। इसके अलावा भी देखें जो हमारे फार्मर वगैरह होती हैं वो पराली जलाते हैं, तो पराली जलाने पर भी बहुत तेजी के साथ धुआं निकलता है और उसमें जो विषैली गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होती हैं। इसके अलावा भी आप देखे होंगे ईंट को पकाने की लगातार चिमनियां चलती रहती हैं, जहां पर भर भर के धुआं बाहर की तरफ निकलता है, वहां से भी विषैली गैसेस जो होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे गर्मी के दिनों में आप देखेंगे जंगलों में आग लगता है तो भयंकर तरीके से वहां पर भी जो है धुआं एटमॉस्फेयर में निकल के जाता है। तो इतनी मात्रा में जो ये गैसेस होती हैं विषैली, ये हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और जा करके हमारे एयर की क्वालिटी को बिल्कुल खराब कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी होती है दोस्तों कि यहाँ पर जो विषैली गैसेस होती हैं वो निकलती ही हैं, साथ ही साथ कुछ खतरनाक पार्टिकल्स भी इनमें बाहर आते हैं। जैसे आपने सुना होगा PM10 और PM2.5। ये जो PM10 और PM2.5 होती है ये ह्यूमन बॉडीज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जो PM10 होता है ये थोड़ा अपेक्षाकृत हल्का बड़ा पार्टिकल्स होता है, इसको हम माइक्रोमीटर में मापते हैं। यानी PM10 जो होता है वो 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा पार्टिकल्स होता है। जब हम माइनिंग करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रोड पे बहुत सारे धूल उड़ते हैं, वहां पर आप देखेंगे तो ये PM10 जो है वहां पर बनता है। ये PM10 धूल के बहुत छोटे कण होते हैं जो आपके बॉडी में जो है जा करके ये परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो PM10 भी बहुत बड़ी मात्रा में बन जाता है। इसके अलावा PM2.5 तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये जो होता है ये 2.5 माइक्रोमीटर से भी ये छोटा होता है। आप सोच सकते हैं कितना छोटा ये पार्टिकल है। ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में जा सकता है। ये हमारी लंग्स के सबसे छोटी थैली जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं, ये वहां तक जो है पहुंच जाता है और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जो PM2.5 होता है ये तब बन पाता है जब हमारी ईंधन वगैरह प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं कर पाते। जब ये बर्न नहीं करेंगे तो PM2.5 बाहर की तरफ निकलेगा। और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक है भी और हमारा फ्यूल बर्न कर रहा है तो भी ये PM2.5 थोड़ी मात्रा में बनेगा। कंप्लीट तरीके से तो ये खत्म नहीं होगा, ये बनेगा लेकिन थोड़ी कम मात्रा में बनेगा, लेकिन ये बनता है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि जब रोड पर बहुत ज्यादा धुएं धूल के कण निकलते हैं, हम माइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सीमेंट उद्योग का काम करते हैं, तो वहां से PM10 निकलता है। इसके अलावा अगर देखेंगे जो हमारे कार्बनिक ईंधन होते हैं जब ये जलते हैं, चाहे कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, जब ये जलते हैं प्रॉपर ऑक्सीजन की उपलब्धता में ये नहीं जल पाते हैं, इनका कंबंशन नहीं हो पाता है, तो यहाँ से PM2.5 बड़ी मात्रा में बाहर की तरफ निकलते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो गैसेस होती हैं उनको प्रदूषित करते हैं और हमारे एयर पोल्यूशन को ये बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है
कि दोस्तों अब बहुत सारे जो विषैली गैसेस होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर 3 गैसेस का जिक्र करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड न केवल अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, बल्कि आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाली ये गैसेस होती है। ये एटमॉस्फेयर को गर्म रखने में इसकी अहम भूमिका होती है। तो CO2 ये अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। इसकी वजह से इसके अलावा भी अगर देखेंगे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो 3 गैसेस होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारे साधारण वर्षा के जल में अम्ल को बढ़ाने के लिए। अब ये कैसे अम्ल को बढ़ाती है हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये एटमॉस्फेयर में निकल करके ये गैसेस आती हैं तो ये गैसेस जो होती हैं ये एटमॉस्फेयर में घूमती रहती हैं और धीरे धीरे हमारे जो बादल होते हैं वो उनकी तरफ बढ़ती रहती हैं। आपको पता है कि जो हमारे बादल होते हैं वो छोटे छोटे वाटर वेपर होते हैं, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो उस बादल में मौजूद होते हैं। तो जब ये गैसेस जो है वहां पर पहुंचती हैं तो वो उस पानी में जाकर के उस छोटे छोटे जो वाटर वेपर होते हैं उनमें जाकर के घुल जाते हैं। जैसे हमारा CO2 जब वाटर वेपर में जाकर के घुलता है तो ये कार्बनिक एसिड बना देता है। ठीक इसी तरीके से अगर देखें जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वाटर वेपर से मिलता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जिसे हम बोलते हैं H2SO4। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर वेपर से जाकर के मिलता है तो ये नाइट्रिक एसिड बना देता है। अब हमारे पास 3 एसिड बन चुका है। एक तो हमारे पास बन गया है सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो हमारे पास बन गया है नाइट्रिक एसिड और एक हमारे पास बन गया है कार्बनिक एसिड। अब ये एसिड जो होते हैं ये जाकर के पानी जो हमारे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं। अब होता क्या है कि जब ये वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं, वाटर वेपर जो होती हैं, जब ये भारी हो जाती हैं तो वर्षा के रूप में नीचे की तरफ गिरती हैं और उसके अंदर ये एसिड मिले हुए होते हैं। जब ये नीचे की तरफ धरती पर बारिश के रूप में आती हैं, इसी को हम बोल देते हैं एसिड रेन। क्यों बोल दिया? क्योंकि अब इस पानी में जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ चुकी है, तो इसी को हम एसिड रेन बोल देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एसिड रेन से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, एसिड रेन से चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम बात करें अपनी सॉइल की, जो मिट्टी हम जो है देखते हैं जिसमें फसल वगैरह क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं, वो मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर देता है। कैसे कर देता है? देखिए, हमारी एक अच्छे फसल के लिए, अच्छे पेड़ पौधे को उगाने के लिए एक अच्छी मिट्टी की जरूरत होती है। हमारी मिट्टी का पीएच जितना मेंटेन होगा, जितना हमारा जो मिट्टी है फर्टाइल होगा, उतना ही अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा। होता क्या है कि हमारी मिट्टी का जो पीएच होता है वो एक सुटेबल रेंज में होना चाहिए, और सुटेबल रेंज में होता ही है, क्योंकि अगर सुटेबल रेंज में नहीं होगा तो उसमें बहुत अच्छे क्रॉप नहीं हो पाएंगे, बहुत अच्छे पेड़ पौधे उसमें नहीं उग पाएंगे। तो सामान्य तौर पे जो माना जाता है कि हमारी मिट्टी की जो पीएच होती है वो लगभग 6.0 से लेकर के 7.5 के समथिंग अगर है तो ये माना जाता है कि हमारी जो मिट्टी है उसका पीएच बहुत अच्छा है। यानी इस मिट्टी में अगर आप जो भी चीज उगाएंगे बहुत अच्छी मात्रा में वो उग जाते हैं। समस्या कब आती है? जब वर्षा का जल गिरता है हमारी इन मिट्टियों में, तो ये मिट्टी वर्षा के जल को एब्जॉर्ब करते हैं। अब चूंकि इसमें एसिड ऑलरेडी है तो वर्षा का जल तो ये मिट्टियां एब्जॉर्ब करती ही करती हैं, साथ साथ जो एसिड है वो भी उस मिट्टियों में चला जाता है। इससे क्या होता है, हमारी मिट्टी की जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब इनकी जो पीएच होता है वो और डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। आप जरा बताइए, अगर मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो क्या उसमें पेड़ पौधे उग पाएंगे? नहीं उग पाएंगे। इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारे जो फार्मर होती हैं उनकी जो क्रॉप्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं। जो पौधे बचते भी हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो जो किसान की प्रोडक्टिविटी होती है वो बुरे तरीके से घट जाती है, बहुत घट जाती है, जिससे उनको बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे जो पेड़ पौधे हमारे होते हैं वो भी जो है सूख जाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी सॉइल की जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये पहला नुकसान होता है हमारे एसिड रेन से। अगर हम दूसरे नुकसान की बात कर लें तो जो हमारी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो भी ज्यादा एसिड रेन से सूखने लगते हैं।
कारण क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब लगातार एसिड रेन होता रहेगा हमारे पेड़ पौधों की पत्तियों पर, लीव्स पर, तो वह पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो सूखने लगती हैं, हल्का पीली होने लगती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जब बारिश का पानी उन पत्तियों पर पड़ता है तो उन पत्तियों का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल की लेयर, जो एक वैक्स की तरह होती है, जो पत्तियों में चमक पैदा करती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या धूल के कण से, जो पेड़ पौधों की रक्षा करती है। तो जो क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो पत्तियों के ऊपर होती है। जब ये एसिड रेन होता है तो उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो डिस्टर्ब होती है, वो वीक होती है, कमजोर होती है। इससे क्या होता है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं। पीली पड़ने के बाद ये जो पत्तियां होती हैं ये पेड़ से झड़ जाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये लीव्स होती हैं, जो ये पत्तियां होती हैं, ये पेड़ पौधों के लिए कितना बड़ा रोल अदा करती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो मैक्सिमम इन्हीं पत्तियों के माध्यम से होती है। ये पत्तियां ही रहती हैं तभी पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, क्योंकि पत्तियों में ही भोजन बनता है और फिर यहीं से जो पेड़ पौधे के अन्य पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब ये पत्तियां ही गिर जाती हैं तो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है और अंततः जाकर के ये जो पौधे होते हैं ये सूख जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बिग लॉस होता है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो भी एसिड रेन से उनके साथ भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब वर्षा का जो जल होता है वो झील में भी जाता है, नदी में भी जाता है, तालाब में भी जाता है। तो जब ये पानी, जो सामान्य पानी होता है तालाब का, झील का, नदी का, जब इसमें एसिड रेन जाता है तो ये उस पानी के पीएच को डिस्टर्ब कर देता है। मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो क्रॉप हो, चाहे वो एनिमल हो, किसी के लिए भी अगर देखा जाए, सबके लिए एक पीएच का सुटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पानी की जो सुटेबल रेंज होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसमें एसिड रेन आया, एसिड की मात्रा बढ़ा देता है, पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे ही पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो जो जलीय जीव हैं, जैसे मछली या अन्य जो जीव होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमको भी जो है एसिड रेन से प्रॉब्लम हो जाती है। आपने सुना होगा कि जो प्री मानसून होता है, उसके पहले वाली जो बारिश होती है उस पर यह रोका जाता है कि आप बारिश में स्नान ना करें, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। अगर हम बारिश में भीग रहे होते हैं तो बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो वहां पर भी हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे स्किन में बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं अगर उस पानी में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ये जो एसिड रेन है वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। अगर हम नॉन लिविंग की बात कर लें तो हम इसमें जो एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया ताजमहल का, उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा एसिड रेन है वो उसे प्रभावित करता है। तो आपको पता होगा कि जो ताजमहल है ये दुनिया की 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। ये अपनी सुंदरता के लिए ये पूरे विश्व में विख्यात है। व्हाइट मार्बल से बना हुआ ये जो ताजमहल है ये अपने आकर्षक के लिए जाना जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आया है कि बीते सालों से ऐसा देखा जाता है कि जो व्हाइट मार्बल का जो कलर है ये धीरे धीरे डल होता जा रहा है, धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। जब इस पर रिसर्च किया गया तो ये पता लगाया गया कि इसका जो कारण है वो है एयर पोल्यूशन। आपको पता है कि आजकल के समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि जगह जगह पर इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां खुल गई हैं, जहां पर जो फ्यूल होती हैं वो लगातार बर्न कर रही हैं। एटमॉस्फेयर में ये जहरीली गैसें जो है वो निकल रही हैं और ये निकल करके ये हमारे जो ताजमहल के जो मार्बल्स वगैरह हैं वो उनको जो है डिस्टर्ब कर रही हैं। इनकी वजह से जो मार्बल हैं उनके जो कलर डल हो जा रहे हैं और उन पर धूल व मिट्टी के कण जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर माना जाता है कि जो एयर पोल्यूशन है ये ताजमहल के रंग को बदलने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जो हमारी जो एसिड रेन है ये भी जो है ताजमहल को खराब करने में या उसके रंग को बदलने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। कैसे निभा रहा है कि जो हमारे मार्बल होते हैं उसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब ये एसिड रेन जो उस मार्बल पे पड़ता है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो इस एसिड से रिएक्ट करता है। एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो जो यहाँ पर जो मार्बल लगे होते हैं वो मार्बल का जो है क्षरण होने लगता है, वो मार्बल धीरे धीरे घिसने लगते हैं, उनकी जो चमक होती है वो कम हो जाती है। आप देखेंगे तो इसमें आपको क्रैक दिखना शुरू हो जाएगा और हल्के हल्के जो क्रैक आपको देखने शुरू हो जाएंगे तो इसमें मिट्टी या धुएं धूल के कण जो है वो और ज्यादा डिपॉजिट होते रहेंगे।
जब ये और ज़्यादा डिपॉजिट होंगे तो उनके कलर को और ज़्यादा खराब करने लगते हैं। और साथ ही साथ अगर देखेंगे जो इस पर नक्काशी काटी गई रहती है वो भी क्षण के द्वारा वो भी खत्म हो जाती है। तो जो एक ब्यूटी लुक आती है वो पूरी की पूरी तरह जो है वो खत्म हो जाती है। तो एसिड रेन भी इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके अलावा भी देखेंगे जो हमारे बड़े बड़े स्तंभ बनाए जाते हैं, इमारतें बनाई जाती हैं, उनमें अगर लोहे या स्टील का इस्तेमाल किया जाता है तो एसिड रेन पड़ने से उनमें जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो और फास्ट हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जो है आप देखेंगे कि जल्दी जो है उस इमारत की या उस स्तंभ का क्षण हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब सरकार जो है ताजमहल की ब्यूटी को बचाने के लिए बहुत सारे वहां पर काम कर भी रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ये ऑर्डर किया है कि जो मथुरा ऑयल रिफाइनरीज है या उसके अलावा जो बहुत छोटे मोटे उद्योग वहां पर जो चल रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह जो चल रही हैं, उनसे बोला गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि आप जो ईंधन है, चाहे कोयला है या डीजल है, इनका इस्तेमाल आप कम करें। क्योंकि ये जो ईंधन होते हैं, फ्यूल, जब ये नहीं जल पाते प्रॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये बहुत विषैली गैसेस जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं, जो हमारे एयर की क्वालिटी को खराब करता है। और एयर की क्वालिटी जब खराब होगी तो चाहे वो लिविंग चीज हो चाहे नॉन लिविंग, दोनों पर ये प्रभाव डालते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा एलपीजी सीएनजी का इस्तेमाल करें जिससे एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। इसके अलावा जो भारी वाहन है उनका आवागमन थोड़ा कम कर दिया गया है, क्योंकि भारी वाहन अगर वहां से थोड़ा कम जाएंगे तो एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है। उसके अलावा भी वहां पर ग्रीन बेल्ट तैयार किए गए हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जिससे कि जो एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो सरकार का वहां पर प्रयास जारी है। और ऐसा भी बताया जाता है कि ताजमहल की कलर को मेंटेन करने के लिए उस पे जो धूल है, डस्ट है, उनको सफा करने के लिए वहां पर मुल्तानी मिट्टी से लेपन भी किया जाता है, जिससे उसकी ब्यूटी को बरकरार रखा जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो पाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये एसिड रेन है ये किस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग पर ये प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि क्या हम इसे कम कर सकते हैं? क्या हम जो साधारण वर्षा के जल में एसिड बढ़ रही है, क्या इसे कुछ कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये हम और आप मिलकर कर सकते हैं। अगर हम आप अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, पर्यावरण के प्रति सजग हो जाएं, तो काफी मात्रा में हम इस एसिड को रोक सकते हैं जो हमारी साधारण वर्षा के जल में मिल रही है। और जब ये रुकेगी तो एसिड रेन बहुत कम होगा, और एसिड रेन जब कम होगा तो जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग पर जो प्रभाव पड़ रहा है ये भी कम हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी तैयार करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों का इस्तेमाल करना है। जितना हो सके उतना आप पेड़ पौधों को लगाएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक वक्त खाना ना खाएं, भोजन ना करें, तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर एक सेकंड के लिए हमें अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो आप सोच सकते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो हमें इस पर्यावरण को मेंटेन करना हमारा कर्तव्य है। इस पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना होगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे अगर आप लगाएंगे तो पॉल्यूशन जो है वो घटेगा और हमारा जो वातावरण है वो स्वच्छ रहेगा। साथ ही साथ उस वातावरण में हम रह रहे हैं तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो करना क्या है? पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में आप लगाएं। पेड़ पौधे की कटाई आप बिल्कुल कम करें, हो सके तो आप बिल्कुल ना काटें। अगर एक पौधा काट रहे हैं तो आप 10 पौधा लगाने का हिम्मत रखें, जिससे इस पर्यावरण को बचाया जा सके। इसके अलावा जो हम संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, हमें उसे थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डीजल और पेट्रोल, ये जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, ये बहुत सीमित है। अगर हम लगातार इसका हम यूज करते रहेंगे तो एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ जब ये बर्न करते हैं तो बहुत सारा विषैली गैसेस जो है ये हमारे वातावरण में रिलीज करते हैं। तो कोशिश करिए कि इनका इस्तेमाल हम कम करें। कोशिश करें हम पवन ऊर्जा का इस्तेमाल, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें। अगर हम व्हीकल का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो हम बैटरी वाली गाड़ी या इलेक्ट्रिक गाड़ी का हम इस्तेमाल करें, सीएनजी गाड़ी का इस्तेमाल करें, जिससे जो पोल्यूशन है उसके रेट को कम किया जा सके। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए कूड़े करकट जो होते हैं उनको भी अगर हम कम करें, हम पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत कम करें, हम प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल बहुत कम करें, तो हद तक हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं और अपने एयर की क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। और जब एयर की क्वालिटी इंप्रूव होगा तो हम ये मानव हित के लिए और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो
उम्मीद करता हूँ आपको जो एसिड रेन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सारे पहलुओं पर चर्चा किया। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही अवेयरनेस की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। थैंक यू।